यस सर। सभी को दिख रहा है बेटा ये मैप? हाँ जी, मैप दिख रहा है सभी को ये? यस सर। देखिए हमारे दो टॉपिक के स्टार्टिंग के लिए जो ज्योग्राफी थे वो था, एक था नेचर स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, यानी कि इसका प्रकृति, इसका स्कोप कहाँ है, विशिष्ट क्षेत्र कहाँ है, रिसोर्स ज्योग्राफी का और उसका महत्व क्या है। उसके बाद हमने बात की थी कि जो रिसोर्स ज्योग्राफी है उसके वर्गीकरण क्या था, क्लासिफिकेशन क्या था और उसके हमने परिभाषाएं देखी थी। ये सब चीजें हमने जो है पिछली क्लास में दो तीन क्लासेस में ये वाले टॉपिक्स हमने किए थे। आपके जो रिसोर्स ज्योग्राफी में जो सिलेबस है वो सिलेबस मैं आज जो है पीडीएफ उसकी आपके ग्रुप में डाल दूंगा, जिसको आप आराम से रीड कर सकते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। ऐसा नहीं है कि वो सिलेबस परमानेंट होगा, उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं आगे जैसी परिस्थितियां चल रही है। तो अभी हम हाल फिलहाल जो पुराना सिलेबस जो अपलोडेड है राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइट पर उसके अनुसार चलेंगे, ठीक है। तो वो सिलेबस मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो सिलेबस सेंड करने के बाद आपको पता लगेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में है। तो हम दो टॉपिक्स जो है थ्योरेटिकल पोर्शन है वो हम कवर कर चुके हैं। तो मेजर टॉपिक्स जो हमने कवर कर लिए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आगे जो आपके जो टॉपिक्स आएंगे वो आएंगे आपके कि रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। जैसे हम बात करेंगे वन संसाधन की, यानी कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज की, फिर वाटर रिसोर्सेज की, जल संसाधन की बात करेंगे, फिर हम मृदा सॉइल रिसोर्सेज की बात करेंगे, फिर हम फिशरिंग की, मत्स्य पालन की बात करेंगे, फिर एनर्जी रिसोर्सेज की बात करेंगे। तो ये सारे हमारे क्या है कि रिसोर्सेज, अब तक हमने केवल रिसोर्सेज की डेफिनेशन, उसका जो मेन जो बात करते हैं मुद्दे की बात की, स्टार्टिंग क्या है रिसोर्सेज की, कहाँ से आए, कैसे वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किया, वो सारी चीजें पढ़ी थी। लेकिन अब हम जो जितने भी सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे उन टॉपिक्स के लिए आपको मैप की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखिए मैप, जो मैप होता है वो एक तो होता है पढ़ना, ठीक है, एक होता है देखना। मैप को देखना नहीं है, आपको पढ़ना आना चाहिए। अगर मैप पढ़ना जानते हैं तो आप सारे टॉपिक्स को बड़े आराम से आसानी से समझ सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पे ये मैप दिख रहा होगा कि हम जो आज का जो सेक्शन है हमारा, इसमें हम मैपिंग की बात करेंगे कि मैप हमारे कैसे काम आने वाला है रिसोर्स ज्योग्राफी में, उसकी बात करेंगे कि उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जो हमें जल संसाधन, जो वाटर रिसोर्सेज है, सॉइल रिसोर्सेज है या फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, वेजिटेशन है, ये कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, किन किन महाद्वीपों में फैले हुए हैं, इनको किस तरह से पढ़ा जाता है, किस तरीके से देखा जाता है, वो सारी चीजें सीखना आपके लिए जरूरी है। जब भी आप मैप देखें, मानचित्र देखें, तो मैप में एक तो आपको स्केल पढ़ना जरूरी है कि आपको जो हम फर्स्ट ईयर में स्केलिंग किए थे वो स्केल आना जरूरी है कि स्केल को कैसे पढ़ा जाता है। तो वो अगर आपको स्केल आता है तो मैप को आसानी से समझ सकते हो। उसके बाद इसमें बहुत सी जो है छोटे अक्षरों का प्रयोग किया जाता है और उन अक्षरों में वो पूरा नहीं लिखते हैं, उन्हें काफी एक एक अक्षर लिख दिया जाता है। तो उन अक्षरों का मतलब मीनिंग पता होना चाहिए, कोई साइन है उसका मीनिंग पता होना चाहिए। और लोकेशन, लोकेशन बहुत जरूरी है। हमारे सामने ये संसार का मानचित्र है, संसार के मानचित्र से सबसे पहली बात कि हम ये पता लगाएं कि हमारे पृथ्वी, हमारे ग्लोब पर जो है कितने, जो हम कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, महाद्वीप है, ठीक है। तो जो महाद्वीपों की बात करते हैं तो महाद्वीप हमारे जो कॉन्टिनेंट इस पे भारत पर है वो 7 महाद्वीप है। उन 7 महाद्वीपों को एक क्रम से ध्यान रखना जरूरी है कि बड़े से छोटे के क्रम में। तो सबसे
सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि हमारा जो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट या महाद्वीप है वो है एशिया। सर एक्सक्यूज मी आपको ये सर। मेरा जो स्क्रीन पे आपको पॉइंटर दिख रहा होगा, ये जहां भी पॉइंटर चल रहा है ये है हमारा एशिया महाद्वीप। जिस जगह ये पॉइंटर चल रहा है उस जगह क्या है, एशिया महाद्वीप। उसके बाद हम बात करते हैं कि दूसरे नंबर पर जो बड़ा महाद्वीप आता है, वो कॉन्टिनेंट आता है, वो है अफ्रीका। आपको ये अफ्रीका दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ये दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा बड़ा कॉन्टिनेंट, तो अपन चलते हैं उत्तरी अमेरिका। अब उत्तरी अमेरिका में कनाडा भी आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए भी आता है, मैक्सिको भी आता है, अलास्का भी आता है, ग्रीनलैंड भी आता है। ये सारा एरिया किस में आता है, ये उत्तरी अमेरिका में आता है। तो तीसरा बड़ा जो है कॉन्टिनेंट, जो महाद्वीप है, वो है उत्तरी अमेरिका। उसके बाद हम बात करते हैं चौथा बड़ा कॉन्टिनेंट, उसकी बात करते हैं तो वो है दक्षिणी अमेरिका। आप मेरा पॉइंटर देख रहे होंगे, इसके अंदर ब्राजील, अर्जेंटीना, बोलीविया, इक्वेडोर, ये सारे जितने भी देश है वो सारे आते हैं। तो ये जहां भी पॉइंटर चल रहा है ये आपके दक्षिण अमेरिका, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं उसके बाद हम बात करते हैं कि अगला जो है कॉन्टिनेंट, अगर हमारे इस जो ऑनलाइन क्लास में अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो आप मुझे कॉल करके इन्फॉर्म करें। अगर आवाज नहीं आ रही है तो कॉल करके इन्फॉर्म करें, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा चौथा जो कॉन्टिनेंट था वो उसकी हमने बात करी, वो था हमारा दक्षिण अमेरिका। तो ये चौथा बड़ा कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप था। उसके बाद हम बात करते हैं पांचवें बड़े कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप की, तो वो है, आप नीचे देखेंगे तो आपको अंटार्कटिका दिखेगा। ये नीचे जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है जहां पे मेरा पॉइंटर चल रहा है, तो वो है आपके क्या है, वो है अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये पांचवा बड़ा महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है। उसके बाद हम फिर आगे चलते हैं कि छठा बड़ा कॉन्टिनेंट, तो छठा बड़ा कॉन्टिनेंट है ये आपके यूरोप, जहां मेरा पॉइंटर है वो यूरोप महाद्वीप, या ये कॉन्टिनेंट छठे नंबर पे आता है। हम जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो उस हिसाब से। फिर उसके बाद सबसे आखिरी में जो कॉन्टिनेंट बचता है वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया आपने नाम सुना होगा, देश का नाम है। अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो इसके ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो मेरा पॉइंटर चल रहा है, इसके ऊपर यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी लिखा हुआ है और न्यूजीलैंड लिखा हुआ है। इनको सबको मिलाकर पूरा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया एक देश है, ऑस्ट्रेलिया एक देश है, बाकी जो आप इन आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर ये पूरा कॉन्टिनेंट बनता है। तो इस प्रकार से हमारी ये 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जो एक क्रम में है। सबसे बड़ा एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिण अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है, उसके बाद यूरोप है और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया है। ये इनका क्रम है, ठीक है। तो ये क्रम आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे जो पास है वो ओशियन यानी कि महासागर कितने हैं। तो हम महासागर भी देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमें आगे पढ़ने में आसानी रहेगी। महासागर की बात करते हैं तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। देखिए मेरा पॉइंटर को देखिए आप कि इधर जो अमेरिका के में जो है पश्चिम भाग में पॉइंटर है, तो ये इधर भी फैला हुआ है और इधर एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में भी ये फैला हुआ है। क्योंकि हमारा ग्लोब गोल है, हमें मानचित्र में ही तो ये अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन ग्लोब पे ये एक दिखाई देता है। तो सबसे बड़ा जो ओशन है, महासागर है, वो क्या है, प्रशांत महासागर। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा बड़ा महासागर, वो है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन, जो कि आपको दोनों अमेरिका और अफ्रीका के बीच में जहां मेरा पॉइंटर वो दिखाई दे रहा होगा, तो ये हमारा है अटलांटिक महासागर। उसके बाद तीसरा जो बड़ा हम बात करते हैं महासागर की, वो है हिंद महासागर, यानी कि हमारा जो हिंद ओशियन है वो है तीसरा बड़ा महासागर, ठीक है। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं कि चौथा जो हमारे पास, चौथा और पांचवा दो और बचे हैं जिनकी हम बहुत कम चर्चा करते हैं। चौथे नंबर पे जो बात करते हैं वो है अंटार्कटिका महासागर। अंटार्कटिका महाद्वीप के पास में अंटार्कटिका ओशियन भी है, तो वो इसके चारों तरफ फैला हुआ है, ठीक है। लेकिन उसकी चर्चा हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और हिंद ओशियन है जो इंडियन ओशियन है, इन तीनों का जो कुछ पार्ट है इसमें मिला हुआ है, इस वजह से
उसके बारे में इतनी चर्चा नहीं की जाती है। उसके बाद एक ओशन हमारे पास और बचता है आर्कटिक ओशन, जो कि ऊपर नॉर्थ पोल के आसपास है, ग्रीनलैंड और ये जो ऊपर रूस के ऊपर का जो क्षेत्र जहां मेरा पॉइंटर चल रहा है वहां पर इस क्षेत्र की बात करते हैं, ये आर्कटिक ओशन है। तो ये हमारे 5 ओशन हो गए, 7 कॉन्टिनेंट हो गए। ये आपकी नॉलेज में होने चाहिए, कौन से बड़े हैं कौन से छोटे हैं। उसके बाद देखिए, हम जब बात करते हैं हम हमारे रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं है कि वो केवल लैंड पे मिलेंगे, वो ओशन में मिल सकते हैं, पानी के अंदर भी मिल सकते हैं। लेकिन पानी के अंदर उनकी खोज अभी इतनी नहीं हो पाई है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी अभी उतनी विकसित नहीं हो पाई है कि हम पानी के अंदर खुदाई करके वो कर सकें। हालांकि कुछ मात्रा में जो है कुछ देशों ने ऐसी टेक्निक विकसित की है कि वो पेट्रोलियम पदार्थों को वो है ओशन से निकाल रहे हैं। ज्यादातर जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो वही मिलते हैं, ओशन के ही अंदर मिलते हैं, क्योंकि हम जो बात करते हैं कि ओशियंस के अंदर डिपोजिशन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और वो डिपोजिशन जो है वो उसका कन्वर्जन होता है, यानी कि उसका कायांतरण होता है। और कायांतरण के फलस्वरूप ही हमने बात की थी कि कोयला और जो पेट्रोलियम बनते हैं। तो ज्यादातर आप देखिए जितने भी जो एनर्जी रिसोर्सेज है वो ओशियंस के आसपास वाले इलाकों में मिलेंगे। जैसे हम सऊदी अरब, कुवैत, ओमान इनकी बात करते हैं, ईरान, इराक, तो ये सारे क्या है, ये एशिया के जो दक्षिणी पश्चिमी जहां पर मेरा पॉइंटर चल रहा है वहां पर ये सारे क्षेत्र, और यहाँ पर जो है पेट्रोलियम मिलता है। तो यहाँ पर सारे जितने भी पेट्रोल के कुएं हैं वो सारे ओशियन के किनारे हैं या समुद्र सी के किनारे हैं, क्योंकि डिपोजिशन जहां होता है वहीं पे इनका निर्माण होता है एनर्जी रिसोर्सेज का। तो ये तो हम बात कर रहे थे इनकी, अब रिसोर्सेज कहाँ कहाँ मिलेंगे। अब रिसोर्सेज को जानने के लिए हमें 2 वर्ड आते हैं जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, कंसेप्चुअल चीजें, कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर। शब्दों को समझिएगा, बहुत जरूरी चीजें हैं। हम बात करते हैं अक्षांश और देशांतर की, कि अक्षांश जो हमारे ग्लोब पर जो आडी रेखाएं हैं, जो अक्षों को बताती है, जो एंगल को बताती है, वो क्या है, अक्षांश है। यानी कि ये जहां मेरा पॉइंटर चल रहा है ये है 0 डिग्री रेखा, जिसको हम इक्वेटर जो है लाइन बोलते हैं, वो है ये, ठीक है, भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं। उसके बाद ये दूसरी लाइन ऊपर चलोगे आप 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि कर्क रेखा, ठीक है। उसके बाद फिर हम नीचे चलते हैं तो 23.5 डिग्री दक्षिणी, ये है मकर रेखा, ठीक है। तो इन रेखाओं के बाद में ये जैसे जैसे 180 डिग्री तक, सॉरी 90 डिग्री ऊपर नॉर्थ जो है लैटिट्यूड है और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है। इस तरीके से टोटल कितने हैं हमारे पास है, 180 डिग्री जो है लैटिट्यूड से। फिर हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं कि साहब लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री, आप देख रहे होंगे मेरा पॉइंटर ये जहां पर है, ये इंग्लैंड के ग्रीनविच की जो शोर वेधशाला है, यानी कि ज्योग्राफिकल लैब है, वहां से गुजरता हुआ इसे माना गया, क्योंकि यूरोपियंस ने इसकी खोज की, इंग्लैंड के निवासियों ने इसकी खोज की। तो उस खोज के आधार पर, उस जो खोज के आधार पर है, इसे जो है हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा गया। अब ये जो देशांतर रेखा है, इस देशांतर रेखा को पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने अपने मोबाइल के वीडियोस बंद रखें, वीडियो किसी का चालू नहीं रहना चाहिए। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अपने वीडियो बंद कीजिए। उर्मिला, आपका वीडियो चल रहा है, बंद कीजिए इसे। वीडियो किसी का नहीं चलना चाहिए बेटा, वीडियो बंद कीजिए आप लोग अपना। आपने वॉइस बंद किया है, वीडियो बंद कीजिए प्लीज। वीडियो बंद कीजिए बेटा, वरना मैं रिमूव कर दूंगा आपको। हाँ जी, उसके बाद हम बात कर रहे थे कि हम जो हम देशांतर की बात कर रहे थे। तो 0 डिग्री देशांतर जो है इंग्लैंड के ग्रीनविच जो वेधशाला है वहां से निकल रही है, और उसके बाद में जो 180 डिग्री जो है इसके पूर्व में और 180 डिग्री इसके पश्चिम में, दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ जो है देशांतर फैले हुए हैं। अब जाहिर सी बात है कि इसमें एक जो 180 डिग्री की है वो एक कॉमन रेखा है, ठीक है।
क्या है, एक कॉमन रेखा है कि हम चाहे पूरब से चले, चाहे पश्चिम से चले, ईस्ट में चले, चाहे वेस्ट में चले, 0 डिग्री देशांतर रेखा से, तो दोनों तरफ से चलते हैं तो हम जब 180 डिग्री पर पहुंचते हैं तो 180 डिग्री पर पहुंचने पर ये क्या होती है कि कॉमन रेखा हो जाती है। अब ये कॉमन रेखा हो जाती है कि एक तरफ से 179, दूसरी तरफ से 179 और 180 की एक कॉमन रेखा, और एक है 0 डिग्री। तो इस तरीके से 360 जो डिग्री है वो हो जाते हैं हमारे पास देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो ये अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये काम में क्या आते हैं। मैंने पहले कहा था कि हमें देखना नहीं है, इन चीजों को पढ़ना है। अगर हम इन चीजों को पढ़ रहे हैं तो हम ज्योग्राफी में काफी हद तक बहुत सारी चीजों को समझ रहे हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि साहब हम अक्षांशों की यानी कि लैटिट्यूड की बात करते हैं, तो लैटिट्यूड हमारे जो काम आते हैं वो क्लाइमेट रीजन्स को डिफाइन करने के लिए, यानी कि हमारे जलवायु कटिबंध है उनका निर्धारण करने के ये काम आते हैं, क्लाइमेट रीजन्स का जो हम डिफाइन करते हैं वो। जैसे मैं बात करता हूँ 0 डिग्री जो है लैटिट्यूड यानी कि भूमध्य रेखा से यानी कि इक्वेटर लाइन से वहां से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री दक्षिण की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। उसे क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। उसके बाद हम बात करते हैं उससे ऊपर वाला जो रीजन है जो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री वाला उत्तरी और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिणी वाला, उसे कहते हैं हम शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट रीजन। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा तीसरा आता है जो है वो 66.5 से 90 डिग्री नॉर्थ और 66.5 से 90 डिग्री साउथ, इसे बोलते हैं हम फ्रीज जोन या शीत कटिबंध। ये जो लैटिट्यूड से हमारे किसको डिनोट करते हैं, क्लाइमेटिक रीजन को। कहने का मतलब जो उष्ण कटिबंध है वहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इस वजह से वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है। हम बात करते हैं टेम्परेट रीजन की, और टेम्परेट रीजन के साथ में हम बात करते हैं फ्रीज जोन की, तो वहां पर क्या है कि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिसकी वजह से तिरछी पड़ने के कारण कि वहां पर इतना टेम्परेचर नहीं होता है, उस टेम्परेचर नहीं होने की वजह से वहां पर ठंड ज्यादा पड़ती है। तो ये हमारा क्लाइमेट जो है क्लाइमेट डिसाइड होती है सूर्य की किरणों के पड़ने से। ठीक है, कि सूर्य की किरणें जहाँ सीधी पड़ती है वहां का क्लाइमेट हॉट होता है, गर्म होता है, जहाँ का सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है वहां पर जो क्लाइमेट है वो कोल्ड होता है। तो ये चीज आपको समझे। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी की हमारे जो लॉन्गिट्यूड्स है वो क्या काम आते हैं। लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर की बात करते हैं तो वो देशांतर जो है हमारे टाइम जोन को डिसाइड करते हैं। लैटिट्यूड हमारे जो है क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूड हमारे वो टाइम जोन को डिसाइड करते हैं कि कौन से देश में कब कितना टाइम रहेगा। हमने जो 0 डिग्री टाइम है स्टार्टिंग यहाँ से की है, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है यहाँ से टाइम की स्टार्टिंग की है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्टिंग की है तो हम यहाँ पर उस टाइम को 0 मानते हैं, फिर यहाँ से कैलकुलेट होता है टाइम। जब हमारे बात करते हैं कि भारत का टाइम, तो भारत का जो टाइम है 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है उससे डिसाइड होता है। वो जो 82.5 डिग्री है वो 0 डिग्री से 5.5 घंटे आगे है। अब आपने देखा होगा जितनी भी जो वॉच आती है टाइम जहाँ पे दिखाया जाता है वहां पे लिखा होता है 5.5 घंटे यानी कि 5:30 GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लिखा रहता है, यानी कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से 5.5 घंटे हम लोग आगे हैं। ठीक है, ये हम एक अलग कंसेप्ट है कि ये टाइम कैसे डिसाइड किया जाता है। एक जो देशांतर है, एक जो लॉन्गिट्यूड है, उनके दो लॉन्गिट्यूड के बीच में जो टाइम जोन का डिफरेंस होता है वो 4 मिनट का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डिसाइड होता है, ये एक अलग कंसेप्ट है, उसकी बात हम अलग करेंगे। तो ये था हमारा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किस काम आते हैं। अब हम जैसे फॉरेस्ट रिसोर्सेज आएंगे, हमारे वन संसाधन, तो उस वन संसाधनों के लिए हमारे जो है हमारे लैटिट्यूड से जो है वो काम में आएंगे अक्षांशीय रेखाएं, क्योंकि हमें ये देखना है कि कौन से वन कहाँ है। आपको पता है कि जहां पर बारिश अच्छी मात्रा में होगी, टेम्परेचर अच्छी मात्रा में मिलेगा, वहां पर वनस्पति जो वेजिटेशन है, वन फॉरेस्ट है, वो अधिक पाए जाएंगे। लेकिन हम बात करें कि साहब कि जो जहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है यानी कि टेम्परेचर कम मिल रहा है और वहां पर जो है बर्फ जमी हुई है, तो लैंड की कमी है, तो उस क्षेत्र में वहां पर क्या होगा, वेजिटेशन या जो वन है वो कम मात्रा में मिलेंगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, पहले मैं आपको ये पूरे जितने भी हमारे मैप है इनका हम अवलोकन करते हैं।
ये है साहब एशिया, हमारा नेचुरल एशिया। इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो पीडीएफ है बेटा मैपिंग वाली, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, और इसको इन मैप्स को आपको ध्यान से पढ़ना है। मैंने इनमें क्या है कि जो सर्किल भी कर रखे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको सर्किल भी कर रखा है। ये हमारा एशिया है। अब इसके अंदर आप ये मेरा पॉइंटर देखिए, जहां पे ये पॉइंटर चल रहा है वहां पर है यूराल पर्वतमाला, यानी कि जो यूराल जो है माउंटेन है वो है ये, और ये डिवाइड करते हैं एशिया को और यूरोप को। एशिया के अंतर्गत हम बात करते हैं तो आधा रूस आता है, चाइना आता है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, और ये पूरा क्षेत्र है जो इंडोनेशिया मलेशिया का है, जो मैं सर्किल कर रहा हूँ, ये इंडोनेशिया और मलेशिया का जो क्षेत्र है। उसके बाद हम जो साउथ वेस्ट की बात करते हैं तो इसमें सऊदी अरब भी एशिया में आता है, इधर से ओमान, कुवैत, ईरान, इराक, ये सारा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? एशिया के अंदर। और टर्की का आधा भाग जो एशिया में आता है, आधा भाग यूरोप में आता है। ये सारा क्षेत्र किसमें? ये एशिया का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, क्योंकि ये बताना इसलिए जरूरी है कि हम जब जो फॉरेस्ट की बात करेंगे तो वहां पे रीजन्स आएंगे कि कौन से क्षेत्र में कौन से वन मिल रहे हैं, तो वहां पे आपको जानने में आसान रहेगी कि साहब इंडोनेशिया मलेशिया में कौन से फॉरेस्ट मिल रहे हैं और कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपको जाननी जरूरी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो एशिया है उसका पॉलिटिकल मैप है। अब इसकी बात करते हैं, ये हमारा यूरोप, ठीक है। ध्यान से देखिए, वही मैं वापस से पॉइंटर करता हूं, और इस पॉइंटर से देखिए आप, ये जो थी यूराल माउंटेन था, पर्वत श्रृंखला थी, ये रहा जो मैं पॉइंटर कर रहा हूँ, कैस्पियन सागर तक जा रहा है ये। तो ये इसके इधर एशिया था, अब इसके इधर जो है यूरोप है। मतलब आधा रूस जो किसमें है? वो यूरोप में है। इसमें देखिए नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये ऊपर है तीनों, स्कैंडिनेविया जिनको कहा जाता है, तीनों को सम्मिलित रूप से स्कैंडिनेवियन देश है तीनों की तीनों, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ठीक है। ये तीनों देश जो है बर्फीले क्षेत्र है, यहाँ पर माउंटेन्स है, इसके साथ में बहुत कम मात्रा में कृषि कार्य किया जाता है, इसलिए यहाँ पर पशुपालन सर्वाधिक किया जाता है। उसके बाद ये जो मैं पॉइंटर से दिखा रहा हूँ, यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसमें इंग्लैंड है और इधर पास में आयरलैंड है, ठीक है। इंग्लैंड, आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, दक्षिणी आयरलैंड और स्कॉटलैंड, इन सबको मिलाकर जो है, और ऊपरी आइसलैंड, इन सबको मिलाकर यूके, यूनाइटेड किंगडम कहा जाता था। परंतु वर्तमान में इससे उत्तरी आयरलैंड अलग हो गया है यूके वाले पार्ट से, तो ये यूके वाला पार्ट है। उसका नीचे देखिए, पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये सब किसके? यूरोप के पार्ट है। पोलैंड है। फिर नीचे देखोगे आप, इटली है, जहां पर सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं वो है इटली वाला क्षेत्र, ठीक है। विषुवीय ज्वालामुखी यहीं पर है, ये सारा क्षेत्र वही है। उसके बाद जब आप यूरोप के नीचे वाले भाग में देखोगे तो ये भूमध्य सागर है, ठीक है। भूमध्य सागर जो है यूरोप और अफ्रीका के बीचों बीच है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक जिब्राल्टर जल संधि लिखा हुआ है, मेरा पॉइंटर देखिए, जिब्राल्टर जल संधि जो है अटलांटिक ओशन और भूमध्य सागर को जोड़ती है, ठीक है। और अब आप इसको दूसरी तरफ देखोगे तो एशिया में जो है पनाम जो स्वेज नहर है वो यहाँ से इसको अलग करती है, ठीक है। तो ये भूमध्य सागर किस किस के बीच है? यूरोप और अफ्रीका के बीच में। और बहुत सारे यहाँ पे बुल्गारिया, लीबिया, ये हंगरी, ये सारे देश किसके हैं? रोमानिया, पोलैंड, यूक्रेन, ये सारे यूरोप के पार्ट है। ये सारे क्या है? यूरोप के पार्ट हैं। ये सारे यूरोप के पार्ट है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, अगला कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट की। ये हमारा जो यूरोप है, यूरोप का ये नेचुरल पार्ट है। इसमें मैंने बहुत सारे सर्कल्स कर रखे हैं। सर्कल्स इसलिए कि आपको ध्यान रहे कि कौन सी जगह कहाँ है। ये सर्कल्स करने से आपको ध्यान रहेगा, ये आप भी इसको मैपिंग करें तो ये ऐसे ही किया कीजिए ताकि सर्कल से आपको ध्यान रहे कि कौन सी लोकेशन कहाँ पर है। तो ये यूरोप का नेचुरल पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये साहब उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, जिसमें ये ऊपर देखिए मैं पॉइंट करता हूँ वापिस से, तो ये है साहब, इसमें नॉर्थ अमेरिका में ये कनाडा है, ये यूएसए है नीचे वाला, ये अलास्का है, इधर से आप बात करेंगे तो ये ग्रीनलैंड है, और ये नीचे आपके मैक्सिको वाला पार्ट है। ये सारा पूरा रीजन किसमें आता है? नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारी खास बातें हैं जो मैंने इसमें लिखी भी है,
और पॉइंट भी की है, जिनको सर्किल किया है उनको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा बहुत सारी आसपास इसके आगे जो सी है, ओशन है, खाड़ियां हैं, बहुत सारी है, उनको आपको देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम अगली बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की जो है, ये है नेचुरल जो है नेचुरल मैप है। इसके अंदर भी मैंने काफी सारे पॉइंट कर रखी है। ये अमेरिका की जो है नेचुरल रीजन्स है। ठीक है, तो ये भी आपको रीड करने हैं, इनको एक बार ध्यान से देखना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, ये हमारा यूरोप आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट ये एशिया, ये दक्षिण अमेरिका, जो दक्षिण अमेरिका का ये है जो हम बात करते हैं पॉलिटिकल मैप है। ठीक है, तो इसके अंदर जो दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं उसमें देश आते हैं ब्राजील, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, चिली वगैरह, ये सारे जितने भी, अर्जेंटीना, ये सारे देश किसमें आते हैं, दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, तो ये भी आपको रीड करना है। और ये था हमारा नेचुरल, इसका पार्ट दक्षिण अमेरिका का जो है नेचुरल मैप। ठीक है, तो उसमें मैंने बहुत सारी चीजें पॉइंट आउट की है, सर्किल किए हैं कि जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं, ये अफ्रीका, जो हम बात कर रहे थे कि दूसरे बड़े कॉन्टिनेंट के रूप में है। इसमें काफी वैरायटी है। अफ्रीका की एक खास बात है कि जो अफ्रीका है इसमें से तीनों लाइनें जो हम बात करते हैं, भूमध्य रेखा की, कर्क रेखा की और मकर रेखा की, ये तीनों रेखाएं एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से गुजरती है। ठीक है, तो ये तीनों लाइन इसमें से गुजरती है। उसके बाद इसमें मैंने बहुत सारी चीजें जो है पॉइंट आउट की है, जो आपके ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आएगी। जैसे मैंने इसे बुशमैन जो रीजन लिखा है वो आपके एक जनजाति है, वो आपके इसके अंतर्गत आपके सिलेबस के अंतर्गत है, जो आगे आपके काम आएगी। ये इसकी जो है नेचुरल मैप है अफ्रीका का, जिसके अंदर बहुत सारी चीजों को मैंने सर्कल किया है कि कौन सा मरुस्थल कहाँ है, कौन सी झील कहाँ है और कौन से जो नदी कहाँ है, इसमें सारे मैंने वो सर्किल किए हैं। ठीक है, तो ये आपको अफ्रीका को भी ध्यान से रीड आउट करना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये है साहब ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को ध्यान से देखिए, ऑस्ट्रेलिया को ध्यान से देखने पर आपको पता लगेगा कि जैसे मैं पॉइंट आउट करता हूँ इसको कि ये ऑस्ट्रेलिया देश है, कॉन्टिनेंट। ठीक है, कॉन्टिनेंट है। इसके ऊपर आप चलोगे तो ऊपर चलोगे तो ये पापुआ न्यू गिनी है, पापुआ न्यू गिनी है, और ये इधर न्यूजीलैंड है, नीचे तस्मानिया है। इन सबको मिलाकर और फिर जो है एक कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया एक देश है, लेकिन अगर इन सबको मिलाया जाए तो ये क्या कहलाता है, कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप कहलाता है। इसमें माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, ये सारे इसके अंतर्गत, ये क्षेत्र सारे इसके अंतर्गत आते हैं। इसके आसपास के जो सागर है, समुद्र है या कौन सा मरुस्थल है, वो सारे मैंने इसके अंदर सर्किल कर रखे हैं कि कौन कौन सी जगह पर क्या है। ठीक है, तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का जो मैप है, ये है हमारा पॉलिटिकल मैप। अब हम इसकी बात करते हैं, ये है इसका नेचुरल मैप ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो नेचुरल मैप है उसके अंदर मैंने जो मरुस्थल है, जितने भी डेजर्ट है, उनको सर्किल कर रखा है। जैसे ग्रेट सैंडी है, गिब्सन है, ब्रश विक्टोरिया है, ग्रेट विक्टोरिया इसको कहते हो आप, और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन जो व्हाइट है, ये सारी मैंने कर रखी है इसमें। जो इसमें ग्रेट बैरियर रीफ है, जो आपकी प्रवाल भित्ति है, ये पॉइंट आउट करता हूँ मैं इसको। ये देखिए मैंने ये कर रखी है, और ये इधर जो डेजर्ट आपके, उनको भी सर्कल कर रखा है। आपकी तिमोर सागर है, अरापुरा सागर है, ये सारे मैंने सर्किल कर रखे हैं, तो आपको समझने में, देखने में आसानी रहेगी इन सब चीजों से। तस्मान सागर, तस्मानिया, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के कितने पार्ट है, वो सारे मैंने इसमें इंडिकेट कर रखे हैं। अब हम ये था हमारे जो पूरे वर्ल्ड के जितने कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट, उसके मैंने मैप जो है एक जगह किए और उनको आपको दिखाया, ताकि आप लोगों को ये, हम जब भी बात करें, जब हम अब हमारा जो टॉपिक आएगा फॉरेस्ट रिसोर्सेज नेक्स्ट वाला, जो उस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे फॉरेस्ट की, कि साहब पहले तो हम समझेंगे कि वेजिटेशन है क्या, ये कैसे कैसे उगती है, इसके क्या क्या स्वरूप है, फिर वेजिटेशन जो उगती है, जो वेजिटेशन के लिए कंडीशंस क्या कहती है, यानी कि उसके जो फैक्टर्स क्या क्या उसको अफेक्ट करते हैं कि कहाँ पर जो वेजिटेशन उगेगी और कहाँ पर नहीं उगेगी,
वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आएगी। तो इस वजह से ये सारे कॉन्टिनेंट्स आपको दिखाने जरूरी थे ताकि आपको रीजन्स का पता रहे। जैसे हम कल मान लीजिए हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि ये साहब हमारा जो सवाना वन है वो अफ्रीका में है, ठीक है। अब अफ्रीका में कहाँ कहाँ है, जब मैं इसकी बात करूं तो आपको लोकेशन ध्यान होनी चाहिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। हम जब फॉरेस्ट रिसोर्स की बात करेंगे तो हमारे इसमें बहुत सारे 8 से 10 रीजन्स आएंगे जहां पर अलग अलग वैरायटी के फॉरेस्ट मिलते हैं। तो उन फॉरेस्ट से हमें समझना होगा कि वहां पर आपको अगर एग्जाम में प्रश्न आता है तो आपको ये डायग्राम बनाने होंगे और डायग्राम के साथ आपको इंडिकेट करना होगा कि ये फॉरेस्ट यहाँ यहाँ है, यहाँ पर ये वनस्पति मिलती है, यहाँ पर ये घास मिलती है, इस तरीके से। तो ये सारे रीजन हम जो हमारी क्लास होगी फॉरेस्ट रीजन रिसोर्सेज उसके अंदर बात करेंगे। लेकिन आपको ये मैप्स दिखाने का पर्पज यही था कि मैप को रीड करना है, पढ़ना है, देखना नहीं है। देखने में सारे मैप अच्छे लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है इनको। ये हमारा था पूरे वर्ल्ड का मैप। तो हमने इसमें बात करी थी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, ठीक है। अब हम इसमें जो हम बात करते हैं कि इसमें 3-4 रीजन्स आते हैं कि उसमें जो है उष्ण कटिबंध की बात करते हैं, जो ट्रॉपिकल जोन आता है उसकी वो है। उसमें बात करते हैं उपोष्ण कटिबंध, सब ट्रॉपिकल, यानी कि जो टेम्परेट रीजन है और जो ट्रॉपिकल जो रीजन है उन दोनों के बीच में जो संक्रमित क्षेत्र है जो उसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल, ठीक है। कुछ पार्ट उसका टेम्परेट का आता है और कुछ पार्ट उसका ट्रॉपिकल का आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। उपोष्ण कटिबंध, फिर शीतोष्ण कटिबंध जिसे बोलते हैं वो टेम्परेट जोन होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एक आता है हमारा उपध्रुवीय। उपध्रुवीय की बात करते हैं तो वो होता है सब पोलर जोन, ठीक है। और एक हमारे पास आता है ध्रुवीय कटिबंध, तो उसे हम बोलते हैं फ्रीज जोन बोलते हैं या फिर पोलर जोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है कटिबंध जो है, जोन्स है, रीजन्स है, ये हमारे जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में उसमें काम आएंगे, ठीक है। तो ये मैप दिखाया था, इसके साथ ही मैं आपको एक मैप और दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, हाँ जी, ये दिख रहा होगा आपको कि इसमें मैंने उष्ण कटिबंध लिखा हुआ 0 से 23.5 और 23.5 66 शीतोष्ण, फिर शीत कटिबंध। ये डायग्राम भी आपके बहुत काम के रहेंगे अगर आप इनको समझेंगे। फिर हमने बात की थी जो ट्रॉपिकल जो विषुवतरेखीय है वो निम्न दाब पेटी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी जहाँ पे हाई प्रेशर है, फिर उससे उपद्रवी में लो प्रेशर है, फिर जो पोलर जोन है उसमें फिर क्या है, हाई प्रेशर है। तो ये आपके समझने के पर्पज से डायग्राम बनाए हुए हैं। इन डायग्राम्स की पीडीएफ भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो इनको आप देखिएगा, मैप के साथ में आपको आसानी से समझ में आएगी सारी चीजें, ठीक है। ये पूरे वर्ल्ड के रीजन्स के मैप हैं।